बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद तमाम देखने वालों को हम करेंगे। इस वक्त जो हमारी पाकिस्तानी सियासत है उसका अगर सारे महवर की आप मुकम्मल तौर पे बात करते हैं तो वो सिर्फ आइनी तरामीम हमें नज़र आती हैं, और अगर नंबर गेम की बात करते हैं तो उसमें ये नज़र आता है कि आइनी तरामीम लाने वाले इस मामले में लटक चुके हैं, हुकूमत लटक चुकी है। नंबर गेम अभी उनके पास पूरे महसूस नहीं हो रहे। सर तोड़ कोशिशें जो हैं वो हुकूमत की सतह पर जारी हैं। बात आ जाती है मौलाना फजलुर रहमान साहब तक, तो मौलाना साहब जो हैं वो कभी हाँ और कभी ना के दरमियान जो है वो खेलते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। यही उनकी पोजीशन है। वकला जो हैं ये आइनी तरामीम के ख़िलाफ़ वो मुल्क भर में वकला जो हैं वो सरगर्म हो चुके हैं। पाकिस्तान की 4 बड़ी हाई कोर्ट्स की तरफ से जो नामवर वकला हैं उन्होंने दरख्वास्तें इसके ख़िलाफ़ दायर कर दी हैं, ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। मगर आ जाती है बात फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कि PTI जो है वो अपना क्या लाहे अमल ले रही है। मगर PTI की तरफ से और सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से इन आइनी तरामीम के ऊपर आज अवाम को जवाब में बार बार सिर्फ यही कहा गया कि आप लोगों को जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। वो खुशखबरी क्या हो सकती है ये आपके साथ हम शेयर करेंगे, और ये भी जानेंगे कि तमाम लोग अपना अपना मुसवदा लेकर आएंगे, अलग अलग मुसवदा होगा, उसूली इख्तलाफ किस पे नज़र आ रहा है हमें, और होगा क्या, कब ये मंजूर कराई जाएंगी। इन आइनी तरमीम के ऊपर बात करते हैं। आमिर साहब, वैसे तो हमारा फोकस जो है वो इस वक्त SCO मीटिंग होना चाहिए था और उसी के ऊपर बात होनी चाहिए थी, मगर ये आइनी तरमीम का जो एक गुलगपाड़ा है ये मचा हुआ है, ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा और समझ नहीं आ रहा होगा क्या। नहीं, अभी भी SCO का बहुत बड़ा मसला है कि वो आप देखें ना 14 तारीख सर पे आ गई। 14 तारीख को चीन के वज़ीर आज़म आएंगे और 15-16 को जो SCO कॉन्फ्रेंस है। अभी तक हवा क्लियर नहीं हुई है। जब तक ये नहीं आ जाता PTI की तरफ से अनाउंसमेंट कि जनाब हमने अपना एहतजाज, उन्होंने जो है ना 12-13 वगैरह को एहतजाज के ऐलानात किए हुए हैं कि हमने कैंसिल कर दिया है, तो जब तक ये एक चीज़ लटकी हुई है और ये बहुत बड़ा एक मखमसा है। इस वक्त 2-3 मखमसे हैं। एक तो ये मखमसा है कि ये इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और गवर्नमेंट भी पीछे नहीं हट रही और वो भी पीछे नहीं हट रहे, और ये इशू है बहुत बड़ा। दूसरा मखमसा सबसे बड़ा इस वक्त सियासी है, अंदरूनी है, और वो मखमसा ये है कि आइनी तरमीम जो है वो पास होती है नहीं होती है तो उसकी हैयत क्या होगी, उसकी सूरत क्या होगी। JUI की तरफ से अब तक जो है ना क्लियरली ये मैसेज आ रहे हैं कि वो कहते हैं कि जनाब हमने ना उसके अंदर कोई बुनियादी हकूक़ के हवाले से कोई ऐसी चीज़ लानी है जिससे मुराद ये है कि आर्टिकल जो 8 और 199 जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये फ्राहम करता है कि आम आदमी को अगर उसको पकड़ दकड़ की जाए तो उसको रिलीफ देता है, ना इस पर वो करेंगे। दूसरा वो जो इशारे दे रहे हैं वो मोर लेस जो हमारे प्रोग्राम में बैरिस्टर पंसोता ने पहली दफ़ा कहा था कि जिस तरह शरीयत बेंच बनाया हुआ है, मुख्तलिफ बेंच आपने मखसूस बनाए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो अगर आइनी कोई आपको जल्दी है कुछ की तो आइनी बेंच बना दें। तो अभी जो आ रही हैं, अभी तक वाइब्स जो JUI से आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि इस तरह का होगा। और हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने तो ये बहुत ही कहा कि जनाब ये हमें वकीलों को और सबको बाहर निकलना होगा, इसको फाइट करना पड़ेगा। उसके बाद मैं सुन रहा था कामरान मुर्तज़ा साहब को, वो कह रहे थे इसकी ज़रूरत ही नहीं होगी क्योंकि वो ये तासुर दे रहे हैं कि उनकी तरफ से जो मसवदा पास होगा उसके अंदर ये नहीं होगा। मखमसा ये है कि अगर ये इस तरह का जो बात JUI जिस तरह की बात कर रही है उससे गवर्नमेंट का, हुकूमती पार्टियों का, पीपल्स पार्टी का, नून लीग का मकसद पूरा नहीं होता। मकसद है अपनी हुकूमत को दवाम देना, PTI को रोकना, और उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि अदालतें रोकी जाएं। पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा पीपल्स पार्टी फायरिसा साहब से तो हट गए हैं। वो कह रहे हैं 24-25 तारीख हमारे लिए अक्टूबर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर वो इस पर भी अभी भी बज़िद हैं और रीजंस भी बिलावल साहब ने तो इस हद तक गए हैं। वो आज उन्होंने कल रात को जो है वो एक TV प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि ये अगर लोटे करवाने की भी की जाए तो हमें कोई वो उस पर उनको कोई गलत नहीं उसको करार दिया उन्होंने कि अगर आप ज़मीर अपना बेच दें, ज़मीर फरोश हो जाए तो ये कोई गलत बात नहीं। ये मोर और लेस उन्होंने यही तासुर दिया और इशारा ये दिया कि ये जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन को स्पीकर ने ख़त लिखा है तो वो फिर क्योंकि ख्वाजा आसिफ की बकौल
कि अगर ये लूली लंगड़ी हमें तरमीम चाहिए जिससे उनके मकासद नहीं पूरे होते, तो वो उनके बकौल ये गुनाह बेलज़्ज़त है जी। इस पर बाद में बात करेंगे, वो क्लिप भी इनका दिखाएंगे कि तो वो फिर वो उनको मकासद न्यूज़ के लिए उनको ज़रूरी है कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को भी कंट्रोल किया जाए और ये किया जाए उसके लिए किसी हद के लिए। वैसे ये SCO से पहले होती हुई आईनी तरमीम नहीं लग रही, क्योंकि आज देखें ना बुध है तो जुमेरात जुमा हफ्ता जो है उनके अपने लोग 15 के करीब ये खबर चली हुई है कि लोग मौजूद नहीं हैं, गवर्नमेंट के अपने लोग जो हैं छुट्टियों पे गए हुए हैं, मुल्क से बाहर गए हुए हैं। सो फिर पीर मंगल से जो है 14 तारीख से यहाँ पे मेहमान SCO के आने शुरू हो जाएंगे, 15-16 को SCO हो रही होगी, तो ये बाद में ही SCO के होगी। अब ये एक और सवाल है कि क्या 25 से पहले होती है, और 25 से पहले होती है तो आया ये कोई उनको चीफ जस्टिस साहब को एक्सटेंशन मिलती है नहीं मिलती है, तो उसके आड़े में उसके लिए करने के लिए वो किसी हद तक भी जाने के लिए इशारे दे रहे हैं कि वो तैयार हैं, चाहे उसके लिए ये इलेक्शन कमीशन का देखना है कि क्या स्पीकर के कहने पे दूसरे खत लिखने पे क्या वो सीटें दे देते हैं, क्या उनके ज़रिए करवाई जाएगी, क्योंकि ये एक सलूशन है उनके लिए, जो कि हालांकि ये इसका कभी इम्कान है कि बाद में ये रद्द हो जाएगा, मगर वो कह रहे हैं बाद में हो जाएगा, एक मकसद तो हल हो जाएगा। उसके लिए रीज़न बड़ा आसान कर दिया है ख्वाजा आसिफ ने, बड़ा साफ ही उन्होंने कहा है कि जनाब हमें ख़तरा ये है कि ये अगर सुप्रीम कोर्ट जो है कंट्रोल में ना की गई तो ये जो पिछला 8 फरवरी का इलेक्शन है उसको कैंसिल कर देंगे, उसका ऑडिट करवा देंगे और कैंसिल कर देंगे। और आपको याद होगा कि जब ये केस चल रहा था 8 मखसूस नशिस्तों वाला, तो उसमें ऑब्जर्वेशन आई थी, खासतौर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एक स्टेज पे ये कहा था कि सबसे बड़ी जो आईनी वायलेशन हुई है वो 8 फरवरी की मुबैना धांधली का वो केस है, और वो पेंडिंग है, वो नहीं, वो केस खुलना का इम्कान है। अगर वो खुल जाता है और एक लार्ज स्केल सबूत आ जाते हैं और सबूत मौजूद हैं और ये ट्रिब्यूनल्स अपने फैसले करने शुरू कर देते हैं। याद रहे कि फैसल सिद्दीकी हमारे प्रोग्राम में ये एक बात बड़ी अहम करके गए थे कि 25 तारीख के बाद हालात बदल जाएंगे अगर वहां पे फायदा हिस्सा नहीं होंगे। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि 25 अक्टूबर तक हम कर जाएं अपना काम। ये भी कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, और 25 अक्टूबर के बाद जो है ये इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं इनका भी मुस्तकबिल बहुत ज़्यादा मखदूश हो जाएगा, क्योंकि वो जो इख्तियारात अभी तक जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उनकी तरफ ना सिर्फ के दूसरी तरफ मुँह करके बैठी हुई, उनकी तरफ पीट करके बैठी हुई है, बल्कि उनको सराहती रहती है और सपोर्ट भी करती रहती है उनके तमाम इस तरह के गैर आइनी फैसले जो कि लिखे भी गए हैं। ये मेरी ज़ुबानी नहीं है, ये 8-5 के फैसले के अंदर भी उनके ऊपर अच्छा खासे स्ट्रिक्चर्स पास किए गए हैं। तो इसलिए उनकी जो सूरत हाल है उनको हर सूरत में तो ये अब ये देखना है कि आईनी तरमीम पास होती है नहीं होती, कब होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट कि उसके अंदर क्या है। अगर कुछ भी नहीं है तो फिर वही ये गुनाह बेलज़्ज़त हो जाएगा ख्वाजा आसिफ साहब का। बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ ही देर में हमारे मेहमान भी हमारे साथ होंगे, उनको भी शामिल करेंगे। लेकिन आमिर साहब, मेरा आपसे एक सवाल है, अभी आपने भी ये बात की, ये पीपल्स पार्टी भी ये बात कर रही है, मुस्लिम लीग नवाज भी ये बात कर रही है, कोशिश ये इन लोगों की हो रही है कि किसी तरह से कंट्रोल में लाया जा सके, खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। ये कहते हैं कि आईनी तरमीम इसलिए है ताकि अदालती इस्लाहात हो सके और अदलिया जो है वो अपने फैसलों में आज़ाद हो सके, मगर इन आईनी तरमीम के जरिए तो असल में कदगने हैं, असल में तो बेख्तियार किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट को। 95% वकला जो हैं, जूरिस्ट जो हैं पाकिस्तान के, वो ये कह चुके हुए हैं कि ये आईनी तरमीम जो उसका पीपल्स पार्टी और हुकूमती बेंच जो उसकी हैयत बता रहे हैं, जो उसका मुसवदे सामने आए हैं, जो ड्राफ्ट पेश किए गए हैं पहले, वो बिल्कुल कंट्रोल करने के लिए वो साफ कह रहे हैं, अभी कोई छुपा नहीं रहे हैं। जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि जनाब हमें नहीं, और बिलावल साहब ने जो कहा है कि जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ना ये सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये भाई आप सुप्रीम कोर्ट को क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का काम नहीं है। बाकी जजेस हाँ पे वो जो कहा जाता है कि वो सारे सुप्रीम कोर्ट के जज बराबर होते हैं, हाँ इक्वल अमंग्स इक्वल जो है ना थोड़ा सा वो भी अब उनकी इख्तियारात कम कर दिए थे ये प्रोसीजर और के कानून के तहत जो है चीफ जस्टिस के, तो कंट्रोल क्यों करना चाह रहे हैं? और ये खदशा कहना, और ये मैं समझता हूँ वैसे ही एक बात कहना कि जी
जी मंसूर अली शाह साहब जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल नहीं, इसका क्या मतलब है कि मौजूदा जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं जी, इसका मतलब ये तो भी यही है। है कि ये और चाह रहे हैं। दूसरा ये है कि उनसे कंट्रोल क्यों करवाना चाह रहे हैं भाई, वो एक सीनियर मोस्ट जज है, उनका काम है इंसाफ करना, वहाँ कंट्रोल करने के लिए बैठाए हुए हैं और किसके लिए कंट्रोल करना है। सो ये कोई अपने मुद्दा जो है या उनकी जो पीछे उनके जो जिस वजह से ये वजूहत की बुनियाद पे ये वारदात डाली जा रही है वो छुपा नहीं रहे, ना पीपल्स पार्टी छुपा रही है और नेकेडली बिलावल साहब का ये कहना कि जी ये लोटे बन जाएंगे तो कोई वो बात नहीं है, और ख्वाजा आसिफ साहब का ये साफ ही कह देना कि जी हमें डर है कि उसके बाद ये ऑडिट करवाएंगे इलेक्शन का 8 फरवरी का और फिर बाद बड़े हालात ख़राब हो जाएगी, ये इसके ऊपर बिल्कुल बात करेंगे जो है। सही है आमिर साहब, आपका तजिया भी शामिल करती हूँ और इस वक्त अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का भी तारुफ करा देती हूँ। इस वक्त रोजनामा 92 न्यूज़ के एडिटर इन चीफ इस्लामाबाद के राव खालिद साहब सीनियर साफ़ी हमारे साथ मौजूद है। राव साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राव साहब को भी शामिल करते हैं, जरा ये ख्वाजा आसिफ साहब जिस तरफ इशारे कर रहे हैं। राव साहब ये वो जो अंग्रेजी में कहा जाता है कि जनाब ये फिग लीफ भी हट गया है, इसमें तो नंगापन छुपा भी नहीं रहे हैं, साफ ही उन्होंने कह दिया कि जनाब ये अगर हम नहीं करेंगे ये आईनी तरमीम और सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमें डर है कि 8 फरवरी के वो डब्बे खिलने शुरू हो जाएंगे और वो सारा जो मुबैना धांधली, मैं मुबैना कह रहा हूँ क्योंकि जज साहब ने भी तरमीनुल्लाह साहब ने भी यही अल्फाज इस्तेमाल किए थे, तो वो खुलने शुरू हो जाएंगे, उन्होंने तो छुपाया नहीं है। बिल्कुल वो बड़े अरसे से ख़दशे का इजहार कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं। मुझे लगता है वो उनको तो पता है क्या हुआ है और उससे ज़्यादा किसको बेहतर पता होगा। 2018 में भी उनका जो मसला था और फिर अब जो हुआ है तो वो मेरा ख्याल है ना सिर्फ ख्वाजा साहब का आपने अच्छा याद कराया। ख्वाजा साहब तो बयान दे के मुझे याद है उस इलेक्शन की रात को जब इनके बहुत ज़्यादा मार्जिन आया था तो ये तकरीबन ये हार मान चुके हुए थे, तो इनके लिए भी हैरानगी हुई कि जितना ज़्यादा मार्जिन चेंज किया गया। एग्जैक्टली तो वो मेरा ख्याल है ख़ुद तो डरे हुई हैं, तो ये बयान बार बार जो दे रहे हैं तो उसका मकसद ये भी लगता है किसी और को भी डराना चाह रहे हैं कि अगर ये हुआ तो फिर देखें हम तो नहीं होंगे, तो फिर कोई और आ जाएगा और वो मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे। ये सारी बातें जो वो कर रहे हैं तो डराने की कोशिश कर रहे हैं दूसरे अपने साथियों को भी और शायद किसी और को भी डराना चाह रहे हो। लेकिन बात यह कि ये मसला जो है आखिर इस तरफ जाना है जो आपने बात की इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के हवाले से। अगर आप सिर्फ मखसूस नशिस्तों वाला केस ही ले लें, उसमें जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को चार्जशीट किया गया है उसमें हर स्टेप के ऊपर इलेक्शन शुरू होने से पहले से कि उन्होंने फैसला गलत इंटरप्रेट किया बैट वाला, और उसके बाद से जो प्रोसेस पूरा जिस तरह से हुआ उस पूरे प्रोसेस के ऊपर उन्होंने उठाया, तो उसके लिए कोई नई दरख्वास्त की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो उन्होंने डिटेल जजमेंट में चार्जशीट तो किया है लेकिन उस लेवल तक वो नहीं गए, वरना वो कह सकते थे कि इलेक्शन कमीशन हैज़ फेल्ड टू परफॉर्म इट्स फंक्शंस और उसने आईनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, फेयर और फ्री इलेक्शन कराने में नाकाम। अगर आप इजाज़त दें, मेरे साथ इस वक्त सीनियर सियासतदान और साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी साहब भी मौजूद हैं। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त लिए। अब प्लीज़ आमिर साहब जी मैं दुरानी साहब से पूछना चाहूँगा क्योंकि दुरानी साहब ने सबसे पहले ये खबर दी थी जब हमें भी शक था कि JUI शायद मुतज़लज़ल हो जाए, तो ये मौलाना साहब से मिलके भी आए थे, इनके बड़ी करीबी ताल्लुक़ भी हैं, तो दुरानी साहब ने उस वक्त से ये बड़े कॉन्फिडेंट हैं और अभी तक हमें भी नज़र आ रहा है कि JUI जो है वो अड़ी हुई है और जिस तरह का जो इनका एजेंडा है वो उस तरफ माइल नहीं नज़र आती JUI। अभी यही स्टेटस है दुरानी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमर भाई और क्या स्टेटस हो सकता है? मतलब ये है कि किसी चेंज के लिए कोई चेंज चाहिए होती है ना, कोई जस्टिफिकेशन चाहिए होती है, कोई वो। अब ये तो अलग बात है अगर कोई नौकरी हो किसी की और वो कहे जी कि मैंने ये बात फैलानी है कि कुछ होने वाला है, मतलब उम्मीद की हमने सौदागरी करनी है, उम्मीद को हमने झूठ सच से जोड़ के चलाना ही चलाना है। लेकिन वो तो अलग बात है और वही कुछ आजकल हमारे मीडिया में हो रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो रोज एक नया सुबह एक बंडल बनाते हैं अफीम का, चर्च का, और वो जो है बांट देते हैं हुक्मरानों में, और वो जो है उम्मीद जो होती है शाम तक चलती रहती है। और शाम तक ये हमारा एक दोस्त था वो हर चौथे 5वें ना महीने खबर लगवा देता था मैं वजीर बनने वाला हूँ। तो मैंने उसे पूछा, मैंने कहा यार तूने वजीर तो बनना नहीं है, ये खबर क्यों लगवाता है, बेइज्जती होती है बाद में। कहने लगा दुरानी साहब तानू नहीं पता, वो जेड़े 6-10 दिन सानू मजा आता है ना वो तानू नहीं आइडिया।
तो अब हुकूमत का भी यही हाल है कि वो रोज सुबह एक डिसइंफॉर्मेशन का बंडल जो है, सियासी चरसो रफ्यूम अच्छी इस्तेलाह है। हाँ, मतलब ये है कि उसके लिए उन्होंने 4-6 ठेकेदार अपने अपने कॉन्ट्रैक्टर भी बना दिए हुए हैं, और वो सुबह सुबह उठते हैं, दोपहर तक वो उसको तैयार करते हैं और फिर बांटना शुरू कर देते हैं। शाम को उन्हें पर फोर्स तमाम चैनल्स पे बिठा दिया जाता है और वो बैठ के तो ये तासुर बनाने की कोशिश करते हैं कि ये यूं होगा तो यूं हो जाएगा। भाई किसी को कुछ मिलेगा तो वो तुम्हारे साथ आएगा ना, तुम्हारी अमेंडमेंट में हिस्सेदार बन जाए कोई, उसे क्या मिलेगा? मुझे आप खुद माशाल्लाह सियासत को देख रहे हैं सालों से, मुझे ये समझा दें कि मैं आज अगर अमेंडमेंट के हक में हो जाऊं, फर्ज करो मैं MNA हूं किसी का या सेनेटर हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? मैं अवाम में कैसे जाऊंगा? अगला इलेक्शन कैसे लड़ूंगा? और ये हुकूमत जिन्होंने मौलाना का ले लेके, इन्होंने पिछले इलेक्शन में डिच ही नहीं किया, इंसल्ट भी की करने की कोशिश की, ठीक है जी। उसके बाद जो है फिर वो मतलब एक दफा 2 दफा किस चीज पे, किस उम्मीद पे, किस होप के ऊपर कोई आपके पास आएगा? अवाम में अगर आपने जाना है तो फिर हुक्मरान बजाय इसके कि वो असेंबली में जाके नोटों का कारोबार करे, वो जाके अवाम के अंदर घूम फिर के अवाम से पूछ लेंगे तुसी की कहते हो भाई अमेंडमेंट के बारे में। तो मतलब मुझे बिल्कुल ये सारी जो डिस्कशन होती है ना, तकरीबन अब कितने दिन हो गए? वैसे दुरानी साहब माफ कीजिएगा, वो आप अपनी मिसाल ना दें कि जी मैं आपकी जगह आप हों तो क्या करेंगे। यहाँ काफ़ी इस तरह के उनको मिल गए हुए हैं जो कि कुछ करोड़ों रुपए लेके वो बोर्ड बेचने वाले भी हैं। मौलाना हाँ, उनको वो बड़े सियासी असूलों पे इस वक्त कर रहे हैं और उनकी समझ आती है मंतक के अगर इलेक्शन हो भी जाएं तो उनको डर नहीं है, उनके इससे बेहतर ही रिज़ल्ट आएंगे जो पिछली दफ़ा आए हैं। तो उनकी सियासी मंतक समझ आती है कि अभी तक उन्होंने कोई हलवा नहीं खाया, वो क्यों इसमें जुर्म में शराकत करें। मगर दूसरी तरफ से ये जो कहा जा रहा है ना कि अगर मौलाना साहब की मर्ज़ी की तरमीम करनी है तो ख्वाजा आसिफ जो फरमा रहे हैं कि ये फिर गुनाह बेलज़्ज़त है, और वो बिल्कुल नहीं छुपा रहे हैं कि जनाब ये हमें हर सूरत में इसको कंट्रोल करना है। और बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि जी चाहे लोटे भी बने तो कोई हर्ज नहीं है। इसके अंदर 2 चीज़ें दुरानी साहब उन्होंने कही, एक तो उन्होंने कहा जी मंसूर अली शाह साहब कंट्रोल नहीं कर सकते, दूसरा उन्होंने कहा कोई आइडियल तो नहीं है मगर ये एक लेजिटिमेट चीज़ होगी अगर वोट ख़रीद के भी डालने पड़ें। अब मतलब वो इस पे एक शेर जागों के तसर्रुफ में उकाबों के नशेमन। अब ये मुश्किल सी बात है, उन्हें भी समझ नहीं आएगी, लेकिन आपको तो आ गई होगी मैंने क्या कहा, ठीक है ना। मतलब उकाब को समझते हैं ना, वो ताज़ा चीज शिकार करता है, और जाग कहते हैं गिद्धों को, ठीक है ना। तो अब मतलब ये है कि किस घर में, मतलब बीबी को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बीबी बहुत से प्रैग्मेटिकली बात डिसीजंस भी लेती थी। इवन दैट कम से कम वो मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकालती थी जिसको लीगली या जिसको कॉन्स्टिट्यूशनली या डेमोक्रेटिकली जिसको क्वेश्चन किया जा सकता हो। वो चीफ जज का काम अगर जजों की ओपिनियन को कंट्रोल करना हो तो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग पे हम शाबाश देते हैं, लगता है कि ये क्लास जरदारी साहब ने पढ़ाई होगी। और दूसरी बात ये है कि अगर लोटे बना के भी लोटा तरमीम कर ली जाती है, मैंने तो आज कहा, मैंने कहा ये जो असेंबली है ना, ये बिल्कुल वैसी है जैसे बिलालगंज से हमपुर से लेके गाड़ी ठीक करते हैं। मतलब ये है कि ये एक ऐसी असेंबली है जिसके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है ना जी, वो इसको चला ही नहीं सकते, ये चल ही नहीं सकती गाड़ी। तो इसलिए मैं अनफॉर्चुनेट, अब ये बात मैंने सुनी तो मुझे बड़ा दुख भी हुआ कि ये क्या कह रहे हैं। और जो फिर उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, उस पर मजीद दुख हुआ कि आप ये कह रहे हैं कि जी जज जो है, चीफ जज का काम ये है कि वो जजों की फैसलों को कंट्रोल करें। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि जी अगर हम लोटों के जरिए भी अमेंडमेंट कर लेते हैं तो वो भी एक वे ऑफ
डूइंग इट होगा। दिस इज नॉट द वे ऑफ डूइंग इट। माजी में जितने भी लोटों के जरिए इतना सफर हमने किया है पिछले 30-35 साल में, तमाम इन दो खानदानों की आमरीत के बावजूद कौम ने इतना सफर किया कि कम से कम जुडिशरी को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से निकाला। इतना उन्होंने सफर किया कि एक सोशल प्रेशर बिल्ड किया कि नोटें ना बने। इतना सफर किया कि नोटों को बनाने वाले कवानीन को बदला। अब ये चाह रहे हैं कि एक ही हाथ में तारीख के पहिए को घुमा के पाकिस्तान को पीछे ले जाएं। अब ये चाह रहे हैं कि इनके पापा और इनके जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो उन्हें ये इख्तियार मिल जाए कि वो आइन को भी अमेंड करें, वो जजों को भी अपनी मर्जी से लगाएं, और यहाँ पे अवाम जो है वो आवाज भी ना निकाले, कोई सांस भी ले तो इनकी मर्जी से ले। ये ख्वाब अच्छे हैं, देखने चाहिए, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसके लिए कोई गुंजाइश मौजूद है। नंबर्स इनके पास नहीं है। अगर नंबर्स नहीं है तो फिर इनके पास एक ही तरीका है कि ये असेंबली की बिल्डिंग के अंदर लोटों की फैक्ट्री लगाएं, क्योंकि इतने लोटे चाहिए। जो आपने पैसों वाली बात की, एक और भी जो है, एक और भी दुरानी साहब, एक और भी ये जो एक और भी तरीका निकाला है उन्होंने कि स्पीकर का जो ये खत लिखना इलेक्शन कमिश्नर को, तो उनको शायद लोटों से भी नंबर्स पूरे नहीं हो रहे, तो ये मखसूस नशिस्तों वाली वो नोटिफिकेशन करा लेते हैं, उनसे वो तरमीम करवा लेते हैं। तो कल को फिर जो है उससे फिर कब वो ये सवाल आएगा कि वो फैसला ये रिवर्स भी हो जाता है, तो कहेंगे जनाब तरमीम तो हो चुकी। राव साहब ये वो तो डेस्परेट हैं, उन्होंने छुपा नहीं रहे हैं, वरना इस तरह के एक्शन ये पीछे छुपाई जाती थी, ये एजेंडा छुपाया जाता था, जुबान मतलब एजेंडा पता होता था, मगर मुंह से ये नहीं कहा जाता था कि हम लोटे बना लेंगे या इस तरह करा लेंगे। वो तो इस दफ़ा खुल के कह रहे हैं राव साहब। जी यही बिल्कुल, उन्होंने कहा कि जी हम इन्विजन जिस तरह कर रहे हैं, तो उनको ये नहीं पता ये इन्विजन है, इन्विजन नहीं है। ये जिस तरह से मार धाड़ कर रहे हैं कि कुछ तो के पुश्ते लगा दो, मखसूस नशिस्तें भी ले लो, अपने बंदे भी तोड़ लो, उधर से इधर मिला के तो इसको कर लो। तो ऐसी क्या उजलत है, क्या प्रॉब्लम है? उनके अपने बयान देख लें। उनको मेरा ख्याल है बहुत ही अब चाइल्डिश कहना भी मुनासिब नहीं है कि पहले दिन उन्होंने कहा ज़रूरी है और मजबूरी है जी, फिर कहा कि जी वो 25 के आगे फिर ये हो नहीं पाएगी, बड़ा मसला हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि जी मजबूरी नहीं है, अब 25 तक हो जाए, 25 के बाद भी हो जाए तो क्या है। तो मेरा ख्याल है उनको खुद नहीं पता। वो शायद एक, मुझे लगता है मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, ये दौड़ लगी हुई है, कोई मुकाबला है जिसको वो हर हाल में जीतना चाहते हैं। और किस तरह से जीतना चाहते हैं, वो कहते हैं भले हमें आइन को तोड़ना पड़े, कानून को तोड़ना पड़े, तो जिस तरह मर्जी घोड़े खरीदने पड़े, अस्तबल बनाने पड़े, लोटे बनाने पड़े, हर हाल में हमने इसको करना ही करना है। और उसकी मुझे कोई लॉजिक समझ नहीं आती। अगर तो आप आइनी तरमीम पे जा रहे हैं, आइन का एक बुनियादी ढांचा आप छेड़ने जा रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको कुछ तो आइन की पासदारी करनी चाहिए, कुछ थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए कवानीन का। अपने नाना का लिहाज कर ले जिन्होंने ये आइन बनाया था और ट्राइकॉटमी ऑफ पावर दी थी, सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट दिया था, और उन्होंने खुद कहा था कि दस्तूर सबसे सुप्रीम है। और ये दुनिया भर में जो इंटरप्रिटेशन पे अगर आपको तकलीफ़ होती है, दुनिया भर में ये ट्रेंड बढ़ गया है और पार्लियामेंट सरेंडर कर रही है उस इंटरप्रिटेशन के सामने। आप बात कर रहे हैं राव साहब, इसी आइन को सामने रख के बिलावल भुट्टो जरदारी ये सारी बातें कर रहे हैं। मैं भी आपसे ये सवाल करना चाहूँगी, आज मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब की तरफ से भी एक रिट दायर की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जिसमें कहा गया कि जब 18वीं तरमीम की गई थी तो पब्लिक को तजावीज़ के लिए वेलकम किया गया था और एक ही दिन में ये सारा कुछ नहीं हुआ था। आज पाकिस्तान की 4 बड़ी हाई कोर्ट्स के जो नामवर वकला हैं, उन्होंने भी ये दरख्वास्तें डाली हैं कि ठीक है आप आइनी तरमीम लेकर आ रहे हैं, लेकिन उसको आप उसके ड्राफ्ट को पब्लिक करें और कम से कम 8 हफ्ते का वक्त दें आवाम को कि वो भी अपनी तजावीज़ दें। जो पहले 18वीं तरमीम में हुआ और जो अब डिमांड की जा रही है वकीलों की तरफ से, आपको लगता है कि मौजूदा हालात के अंदर ये काबिल अमल मुतालबा है, या फिर आपको लगता है कि नहीं मारधाड़ का सिलसिला चला जाएगा और ये इसी तरह से पास होगी? जी राव साहब। जी मेरा ख्याल है कि जो तो इन्होंने डेट रखी थी, जो पहली दफ़ा जब हुआ है, आप देखें क्या अफरा तफरी बची हुई थी कि अभी करना है, ये होना है, मौलाना साहब राज़ी हो गए, फिर वो मौलाना साहब राज़ी नहीं हुए तो इनको डिले करना पड़ा। उसके बाद इन्होंने अभी जो थी वो 7 और 9 अक्टूबर का इन्होंने टारगेट रखा हुआ था। अभी सुन रहे हैं कि 17 से 22 के दरमियान ये इसको करना चाह रहे हैं। आज आपने सुना भी होगा वो ख़त वत लिख दिए गए हैं बाहर, जो लोग हैं उनको बुलाया जा रहा है कि वापस पहुँचे जल्दी से। तो जल्दी तो है, उजलत है, किस लिए है? अगर आइनी अदालत 4 दिन बाद बन जाएगी
तो क्या मसला है? मसला आप जहाँ हमें मसले का असल मसला समझ आता है जब हम पहले दिन से देखते हैं कि किस दिन ये होता है, जिस दिन मखसूस नशिस्तों का केस तय होता है, और उसके बाद पहली चीज़ जो आती है हमारे सामने वो ये आती है कि जजों की उम्र बढ़ाई जाएगी। तो जजों की उम्र बढ़ाने का फायदा, जजों की उम्र के हवाले से मैं इतना ज़रूर कर दूं कि ये आर्गूमेंट जो है ना कि जी ये सरकारी मुलाजमों की जजों की बढ़ाने की कि जी पैसों की बचत और पेंशन का मसला है, ये पहले भी इशू आया था। ये सखेरा साहब जो थे, उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी थे, उन्होंने ये कहा था कि जनाब ये लॉजिक इकनॉमिक वाली पैसे सेविंग वाली आपकी गलत इसलिए है कि 3 साल जो बढ़ाएंगे, हर साल सरकारी मुलाजिम की इंक्रीमेंट देने की, उसकी तनख्वाह बढ़ेगी, इसलिए पेंशन भी उसकी बढ़ेगी। सो ये बचत नहीं है, ये आर्गूमेंट। दूसरा मैं दुरानी साहब आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्लियरली नज़र आ रहा है, इवन JUI भी ये कह रही है कि ये 1-2 हफ्ते में वो करवान, अगर उनका मसवदा कबूल हो जाता है तो वो भी तैयार हैं इस चीज़ के लिए कि इसको 25 से पहले भी करवाया जा सकता है। मगर जो मौलाना का पहले एक बयान आया था कि ये असम्बली ही मुतनाज़ा है, इसकी हैयत ही ठीक नहीं है, इसके ज़रिए कोई इस तरह की तरमीम पास करने की ये अहलियत ही नहीं रखनी, तो उस बयान का अगर ये लूली लंगड़ी हम तरमीम भी करते हैं तो भी गुनाह बेलज़्ज़त भी करते हैं, तो वो उस बयान का क्या बना फिर? देखिए, वो बयान अपनी जगह पे खड़ा है। इसके बाद मौलाना ने एक और बात भी कही थी, मैं खुद उसका विटनेस हूँ। उन्होंने कहा था कि इस तरमीम के अंदर हिस्सेदार बनने का मतलब ये होगा कि मुस्तकबिल के अंदर इसकी स्याही का हिस्सेदार बनना, मतलब किसी एक शिक को भी एग्री करने का मतलब है कि इसके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी होगी वो सारी आपके अकाउंट में आ जाएगी। इसलिए मौलाना को तो आप मेरा ख्याल है भूल जाएं कि उनको इस काम में नहीं वो पड़ेंगे, क्योंकि वो एक सियासतदान है, उन्होंने सियासत ही करनी है, उन्होंने आगे चल के बिजनेस नहीं करना। देखें, इन दोनों पार्टियों का प्रॉब्लम ये है कि सियासत जो है इनके बिजनेस का हिस्सा है, और मौलाना का जो केस है उसके अंदर सियासत जो है वो उनके अकीदे का हिस्सा है। तो इस दोनों के डिफरेंस को फील करते हुए ये मत सोचें कि इस वक्त इस तरीके से वो ऑपरेट करेंगे जिस तरह ये करते हैं। दूसरी चीज ये है कि इनकी गर्दन किसी और के हाथ में है, इनके अपने जो स्केलेटन्स इन द कबर्ड्स हैं वो इनको हाउंड करते हैं, और ये एक हद से आगे पीछे नहीं हो सकते। लेकिन जो कुछ ये करना चाह रहे हैं, ये भी आपने पैसों वाली बात की, मैं ये भी बता दूं, कोई पैसे इन्होंने नहीं देने किसी को। ये भूल जाए कि कोई लेने वाला आएगा और ये दे देंगे। हाँ, अगर कोई डिस्टॉर्शन, कोई उम्मीद, कोई ख्वाब ये बेच सके तो किसी ने खरीद लिया तो खरीद लेगा, अदरवाइज पैसे वैसे इन्होंने कोई नहीं देने। इस वक्त जो दौड़ लगी हुई है वो सिर्फ ये है कि ये अपने आप को एक परफॉर्मर शो करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने हाथ में किसी और को ये को दिखा के इस आईनी तरमीम को उनके जोर से पार्लियामेंटेरियन से करवाना चाह रहे हैं, जो कि नहीं, वो भी नहीं इतना जोर लगाएंगे कि सारी स्याही इनकी अपने जिम्मे ले लें, और इनके अपने पास तो इतनी विली नहीं है, इसीलिए नून पीछे से भाग गई है। बाकी वो बेचारे हमारे भतीजे को आगे करती है, और वो जो है वो नाना की सुन्नत के बजाय बाबा की सुन्नत पे चल पड़ा है, तो अब हम उसको क्या कर सकते हैं, उसका नसीब है और उसका फैसला है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर आगे बढ़ने का, इस पे इतनी डिस्कशंस होने का, और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई इसको पब्लिक हेयरिंग, देखें इस तरमीम की जो जान है ना वो जिस तोते में है वो 25 फरवरी के तोते में इसकी जान है। जिस दिन 25 फरवरी गुजर गई इसका तोता भी गया और ये तरमीम भी गई, ऐसा ही है ना। तो ये 25 फरवरी तक इस तरमीम को कराना जो है 25 अक्टूबर के बाद तोता भी गया, इलेक्शन कमिश्नर भी गया, और भी बड़े बड़े लोग गए, पूरा निज़ाम ही बदल जाएगा। मैं आपने बड़ी अच्छी बात याद कराई कि लोग भूल जाते हैं दो बातें। एक तो ये कि ये उस रात ये हो चुका हुआ था, वो तो वाडा साहब के अल्फाज में इनकी नालायकी और नकमेपन की वजह से नहीं हो पाई, वरना ये हमने बाद की डिस्कशन थी। दूसरा, 18वीं तरमीम का लोग भूल जाते हैं कि जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन के प्रॉब्लम आए थे तो वहाँ ये एक इशू आया था कि ये एक साल ज़रूर डिस्कशन में लगा था, और जब पार्लियामान में पेश की गई थी तो बुलडोज की गई थी।
पार्लियामान के अंदर इसके ऊपर डिस्कशन नहीं हुई थी, और हम वहाँ पे बैठे हुए थे, मुझे याद है हमें बड़ी शिकायत थी कि हमें भी तो बताओ, आपने बंद कमरों के अंदर इसकी सारी बहस कर ली। तो जब वो ये फैसले अदालतों में गए 18वीं तरमीम की इम्प्लीमेंटेशन के, तो ये कहा गया कि भी इसका पार्लियामेंट में तो कोई बहस ही नहीं हुई, हमें पता ही नहीं है कि डार ने रब्बानी साहब को क्या कहा, फलाने को क्या हुआ। तो ये डार साहब, राव साहब, आपको याद है ना ये सारा? तो ये कह रहे हैं 2 हफ्ते की, वो तो 1 साल के अंदर भी तसल्ली नहीं हुई थी। जब मेजर तरमीम कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी और बहुत संजीदा मामला होता है। एग्जैक्टली और आम देखे कोई इंपॉर्टेंट कानून साजी जब होती है, FATF का आप देख ले, इंपॉर्टेंट कानून साजी थी, और इस किस्म की जो होती हैं आम कानून साजी पे बहुत डेलिब्रेशंस होती हैं और बड़ा उसको नोक पलक सवारी जाती है, कमेटीज़ में जाते हैं, डिस्कशंस होती हैं और फिर रिकमेंडेशंस आती हैं, उसके बाद ये होता है। ये तो आईनी तरमीम है और इसमें ये आप उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज करने जा रहे हैं, 1 से 2 अदालतें बनाने जा रहे हैं, उनके इख्तियारात की तकसीम का क्या होगा, जो जिसकी ये मिसाल देते हैं इंटरनेशनली, वो 1935-36 में बनी थी और अभी तक उनको तय नहीं कर पा रहे जुरिस्डिक्शन के हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट की और कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ओवरलैप करती है वहाँ पे। तो ये 2 दिन में बैठ के रातों रात करके उसको ये किस तरह से उसको कर लेंगे। एक मैं थोड़ा सा दुरानी साहब ने कहा कि हमारा भतीजा है, तो हम तो भाई उनका मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से रिश्ता रखते हैं, हम उसे भांजा कहते हैं। सॉरी, मुझे लैंग्वेज की गलती हो गई। लार्जर पिक्चर पे ले जाना चाहूँगा मैं। लार्जर पिक्चर में आप बिल्कुल अपना भी तब से इस पे भी भांजा तब से आप कीजिएगा कि इस वक्त ओवरऑल जिस तरह के ये बज़िद हैं गवर्नमेंट, हुकूमती पार्टियां, नून लीग वाले भी और पीपल्स पार्टी भी, इन्होंने बाय हुक और क्रुक, जोर ज़बर, क्यों भी करना पड़ गया, सब कुछ करके इन्होंने ये करना है। पर एक मुल्क के अगर अमूमी जायज़ा इस वक्त लिया जाए, दुनिया का छोड़े मुल्क के अंदर ही, कि जो इस वक्त KP की सूरत हाल है या बलूचिस्तान से जो ख़बरें आ रही हैं, इवन पंजाब के अंदर से जो है साउथ के ज़िला में जो सूरतें आती हैं, सिंध के भी कोई कराची के अंदर ये जो इतना बड़ा सानिया हुआ है कल परसों चीनियों का, तो ये इस पिक्चर के अंदर ये लार्जर पिक्चर देखते हुए इतनी ज़बरदस्ती करना और एक बिल्कुल ऐसी चीज़ के लिए करना, ये कुछ समझ आती है इसकी आपको? दान साहब मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी सॉरी, मैं जनाब देखें, मैं अभी कल मैं कल गया हुआ था KP के असेंबली के अंदर, मैं गया, उनकी पूरी पार्लियामेंट, उनकी उससे मुलाकात, कैबिनेट से मुलाकात हुई, बल्कि वहाँ मैंने तजवीज़ भी दी कि यूथ का एक ऑल पाकिस्तान यकजहती आप कॉन्फ्रेंस यहाँ रखें और कूल डाउन करें। उस वक्त ये भी आ रहा था फाटा के अंदर जो हंगामा की एक सूरत हाल बनी हुई थी। मैंने कहा ये जो सारे इश्यूज जिनका आपने फर्दन जिक्र किया, ये सारे इशू पॉप अप कर रहे हैं और इन इश्यूज को इस वक्त अगर एड्रेस करना हो तो उसका एक ही रास्ता है कि डायलॉग को खोला जाए, आप मफाहमत की फिजा को बनाया जाए, सबसे बातचीत की जाए, सबको बुलाया जाए, सबको बिठाया जाए। अब यहाँ तो हुक्मरान जो हैं वो तो हुक्मरानी के डायलॉग के जरिए या पब्लिक हियरिंग के जरिए करना ही नहीं चाहते। वो तो सिर्फ ये चाहते हैं कि एक मैनेजर, मतलब इस वक्त हुकूमत जो चला रहा है वो एक फैक्ट्री का जनरल मैनेजर है, वो वजीर आजम वाला कोई रोल प्ले नहीं कर रहे। और मतलब बिल्कुल जैसे एक GM बैठा होता है ना, वो कहता है जी इसको इधर ट्रांसफर कर दो, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, ये कर दो, ये कर दो। भाई ये फैक्ट्री नहीं है, मुल्क है। खुदारा इसको समझ ले, ये मुल्क है और मुल्क को चलाने के लिए आपको लोगों को इन्वॉल्व और एंगेज करना पड़ता है। जैसे जितने अब आप बलोचिस्तान का इश्यू है KP, और मैं आपको सब जगह से होके, सब जगह से लोगों से मिलने के बाद मैं आज भी ये समझता हूं कि कोई चीज भी पॉलिटिकली इम्पॉसिबल नहीं है। तमाम जो डिफरेंसेस हैं उनको रिजॉल्व किया जा सकता है, शर्त पॉलिटिकल डिस्कोर्स है।
पॉलिटिकल नेगोशिएशन है, सियासी जो है वो मफाहमत है और सियासी गुफ्तोशनीद है। उसके बाद अब मैं आपको बताऊं, कल मैं गया हूं एक पंजाबी के तौर पे केपी के असेंबली में, सारे लोग इस तरह इकट्ठे हो गए जैसे उनका कोई भाई है। ठीक है, मैं वहां पढ़ता रहा हूं, मेरा एक वो है ताल्लुक है, लेकिन उसके बावजूद मुझे कहीं कोई आंसू गैस नजर नहीं आई, मुझे कहीं कोई खंदक खुदी हुई नजर नहीं आई। ये खंदकें और ये आंसू गैसें और ये नफरतें जो हैं, ये हुक्मरान फैला रहे हैं, अवाम नहीं फैला रहे। इसलिए मेरे ख्याल में ये जितने इश्यूज हैं ये रिजॉल्वेबल है। इसके रास्ते की रुकावट जो है वो हमारे हुक्मरानों के जाती मफादात और उनकी एम्बिशन है। जैसे कोई इंसान मरना नहीं चाहता, उसी तरह ये हुक्मरान जो हैं ये इक्तदार से हटना नहीं चाहते और ये चाहते हैं कि ऐसा इक्तदार हो जो कभी ना खत्म हो, और अगर हमारा खत्म हो जाए तो हमारे बच्चों का कभी खत्म ना हो। और इक़्तिदार जब खास तौर पे इक़्तिदार जब उसको पता है, उनको पता है कि ये जिस तरीके से हासिल किया गया है उसके अंदर बहुत बड़े झोल हैं, और वो जब वो ज़ाती मुफाद जिस तरह आपने कहा वो आ जाए। ठीक है, एक और मैं पिक्चर ज़रा क्विकली पेश करना चाहूँगा कि इस वक्त वो बड़ी औरंगज़ेब साहब अच्छी बात है पुरअतमाद नज़र आते हैं इकॉनमी के हवाले से, मगर ये जो दुनिया में होने जा रहा है, पिछले हफ्ते में एक हफ्ते में ये लेबनान की जंग की वजह से वहाँ पे $70 बैरल जो था ब्रेंट का रेट जो है $70 से 80 पे जा चुका है, और वो कह रहे हैं 90-100 पे ये जा सकता है। और यूक्रेन की जंग में 140 पे चला गया था, और ये अगर 90 पे भी जाता है तो ये हमारे लिए 3 से 4 बिलियन डॉलर का हमें ये फॉरेन एक्सचेंज में ऑयल की इंपोर्ट हमारी बढ़ जाती है। दूसरा, एक जो ऑलरेडी कपास है वहाँ से जो अभी तक 66% कमी है जिनिंग के पास पहुँचने की, जो इतलात फसल की आ रही हैं, वो 2-3 बिलियन डॉलर का वो एक टिक्का हमें लगना जा रहा है, ये 6 बिलियन हो जाता है। दूसरा, चावल, पहले जो हमारी इतनी अच्छी जो बेहतर वो जो थोड़ी सी एक्सपोर्ट्स हो गई थी वो इंडस्ट्री की वजह से नहीं है, वो राइस की एक्सपोर्ट, क्योंकि इंडिया ने अपने नॉन बासमती चावल के ऊपर एक्सपोर्ट बैन की हुई थी, उन्होंने खोल दी है, सो वो भी कम हो जाएगा। ये 7-8 अरब डॉलर का मैं बता रहा हूँ कि ये एक पाकिस्तान को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। राज साहब, आपको कोई नज़र आती है कि इस तरह की ये जो हम तफक्कुरात पेश कर रहे हैं कि हुकूमत भी इन पर गौर कर रही है? बिल्कुल नहीं आमिर साहब, उनको वो बिल्कुल दुरानी साहब ने ठीक है, वो चाहते हैं बस हुकूमत रहे उनकी, किसी तरीके रहे, भले अवाम के हालात जो भी हो जाएं, जिस तरह से भी मुल्क के हालात बिगड़ जाएं, जो कि बहुत ही, ये सबसे ज़्यादा तशवीशनाक यही पहलू है उसका। क्योंकि जब आप लोगों की फ़िक्र नहीं करेंगे, मुल्क की फ़िक्र नहीं करेंगे, इक़्तिदार की फ़िक्र में इतने मुब्तला हो जाएंगे कि आप पूरा निज़ाम ही एक अदालत का निज़ाम और बाकी निज़ाम लोटे बनाना, ये सारा ये वो काम शुरू कर देंगे जिससे मुल्क की ख़राबी पैदा होगी, अच्छाई कोई उसकी सूरत नज़र नहीं आएगी। इकॉनमी की सूरत हाल की जो सिचुएशन प्रोजेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है अभी शहबाज राना की स्टोरी थी, $700 मिलियन के उन्होंने बॉन्ड फ्लोट कर रहे थे, वो नहीं कर पा रहे, उसके कंस्ट्रेंट्स हैं। दैन इन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग जो करानी थी अपने दोस्त मुल्कों से लोन की, वो नहीं करवा पा रहे। तो डिफ़िकल्टीज़ तो बहुत सारी हैं, और ये नहीं है कि IMF ने आपको पैसे दे दिए, पहली ट्रांच दे दी तो वो आप देते ही चला जाएगा। उसने आपके ऊपर बिल्कुल खुर्दबीन लगाई हुई है, जहाँ आप थोड़ा सा आगे पीछे होंगे वो फ़ौरन पुल आउट कर लेगा और आपके लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। दुरानी साहब, ये हमारे पास 2-3 मिनट हैं, जो उसमें प्लीज़ सारी जो हमने आज गुफ्तगू की है उसको ज़रा सम अप कर दें। इतना मुश्किल काम आपने मेरे दिल में दे दिया। मैं इसमें ये समझता हूँ ना, अभी सारी डिस्कशन से जो एक चैलेंज हमारे सामने आया है वो तो यकीनी तौर पे इकोनॉमी का है, जिसको आपने रख दिया, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त ये है कि इक़्तिदार में बैठे हुए इक़्तिदार का दवाम चाहते हैं, और अवाम जो है, अवाम के अंदर वो जाना नहीं चाहते, अवाम के इश्यूज को समझना नहीं चाहते, अवाम उनके साथ है नहीं। पाकिस्तान का इस वक्त का मसला ये है कि जब तक इक़्तिदार और अवाम करीब नहीं आएंगे, वो ऐसी अमेंडमेंट भी करना चाहते हैं जिसके नतीजे में वो ताहयात हुक्मरान रह सकें, और वो कुछ नहीं करना चाहते जिसके नतीजे में मुल्क और मुल्क को तरजीह बनाया जा सके, आइन को सरबुलंद किया जा सके। बस अब मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त हमारी एक ही प्रॉब्लम है, वो हमारे हुक्मरान है। अल्लाह उन्हें बहुत के लिए सोचने और उनके लिए कुछ करने की तौफीक दे।
आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, राव खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही मेरे दोनों मेहमानों का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक सो मच आमिर साहब। देखने वालों का भी शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।